तो नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारे बीच हैं परिमा जी। आपने हाल ही में इन्हें देखा होगा केबीसी में। ये जा कर के आई हैं और काफ़ी बढ़िया खेल इन्होंने खेला। तो नमस्कार परिमा जी, आपको हमारे चैनल की तरफ से, हमारे व्यूज़ की तरफ से। नमस्ते सर, नमस्ते। तो एक सबसे बार। पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपकी वजह से और आपके पूरे जितने मोटिवेशन आपने करी उसकी वजह से मैं उस हॉट सीट तक पहुंच पाई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू दिल से। जब से मैंने आपको फॉलो किया तभी से मेरा ये सपना पूरा हुआ है। थैंक यू सो मच मैम। तो सबसे पहले एक बार आप हमारे व्यूज़ को अपना इंट्रो दे दीजिए कि कैसे और आप कहाँ से हैं और आजकल क्या कर रहे हैं। सर मैं शिमला से हूँ, हिमाचल प्रदेश से, और मैं स्टूडेंट हूँ। मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। अ, अभी भी आप देख सकते हैं मैं लाइब्रेरी में बैठी हूँ इस टाइम। तो वही चलता है हमारा, सुबह से शाम सिर्फ लाइब्रेरी में बैठ के जो नॉर्मल हमारी रूटीन होती है वो फॉलो होती है। तो केबीसी में मैंने 5 साल से मैं ट्राई कर रही थी कि केबीसी में जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, पर कभी एक लेवल का कॉल आता था, फिर दूसरे का आता था, फिर आगे मैं बाहर हो जाती थी। ऑडिशंस में पहली बार, इस बार मेरा फर्स्ट टाइम ऑडिशंस के लिए मैं क्वालिफाई हुई थी। तो तब फिर मुझे आपका चैनल का पता चला था, तो मैंने सारा फॉलो किया जिस तरह आपने बताया कि मतलब वो बुकलेट कैसे फिल करनी है, वो सारी मैंने आपकी वीडियोस देखी, ढंग से फॉलो की सारे। और फिर तब जाके मुझे फास्टेस्ट फिंगर का कॉल आया था अभी अक्टूबर में। तो ये मेरा नॉर्मल रूटीन मेरा बस लाइब्रेरी से शुरू होता है, अब यही खत्म हो जाता है। तो आपके ऑडिशंस कब हुए थे परिमा जी? सबसे पहले जब अपीयर हुए थे आप ऑडिशंस के लिए, और कहाँ पे हुए थे? मेरा ऑडिशन हुआ था 1 जून को दिल्ली में। जी। तो जब आपको ऑडिशंस आप देने गए तो तब वहाँ पे एक जीके टेस्ट होता है, उसमें आपके लगभग कितने मार्क्स आए होंगे, कुछ आइडिया है आपको? सर जीके टेस्ट में जितना मुझे मार्क्स तो नहीं बताए थे उन्होंने, बट जितना मुझे लगता है कि 20 में से शायद 18 मार्क्स होंगे मेरे उसमें। 20 में से 18 तो होंगे। तो उसके बाद जैसा जीके क्लियर करने के बाद आपका पीआई हुआ होगा, तो वो पीआई कितना लंबा चला? और उसमें एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूँगा कि आपको लगता है कि जो चीज़ आपने फॉर्म में लिखी उसके बेसिस पे पीआई या सिलेक्शन का कुछ रोल रहता है आपके अकॉर्डिंग? तो उस बारे में थोड़ा बताइए आप। सर मेरा पीआई चला होगा लगभग 20 से 25 मिनट तक चला होगा। मतलब इसके दो, हाँ इतनी ड्यूरेशन थी मेरी। और बुकलेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सर। वो सबसे पहले जब भी आप पीआई से पहले वो की बुकलेट पढ़ते हैं कि आपने क्या क्या क्वेश्चंस किस तरह फिल किए हैं, तो वो 50 क्वेश्चंस, 50 पेजेस की तो लगभग बुकलेट होती है, और उसमें आपकी लाइफ से जुड़े ना हर एक क्वेश्चन होते हैं। तो वो उस बुकलेट से ही जज कर लेते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आप मतलब एक तरह से कि आप किस तरह का नेचर है। जैसे मेरा बहुत जॉली सा नेचर है, आपने हॉट सीट पे भी देखा होगा कि मेरा हंसी मजाक चलता रहता है। तो जो मेरी बुकलेट थी ना उसमें मैंने रियल लाइफ इंसिडेंट्स करे थे कि बचपन का कोई किस्सा था तो मेरे साथ यही हुआ था उस टाइम पे। और मतलब पूरा इलेबोरेट करना है कि अगर बचपन में कोई कहानी हुई थी तो पूरी लिखनी है कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो वो बुकलेट ही पढ़ते हैं मेन, तो वो वहीं से आइडिया लगा लेते हैं कि मतलब इस बंदे में कैलिबर है कि नहीं है। और पीआई में जब आप बैठते हो तो सामने कैमरा लगा होता है आपके। तो वो सिर्फ एक चीज जज करते हैं कि एक तो आप में कॉन्फिडेंस कितना है, कि कैमरा फेसिंग हो नहीं हो, कि एकदम से घबरा ना जाओ। तो मेरे टाइम पे तो उन्होंने सीधा बोल दिया था कि बाकी पर्सनालिटी तो हमने आपकी बुकलेट से पढ़ ली, आप उसके अलावा हमें कुछ और बताओ कि आप क्या हो क्या नहीं हो। तो बुकलेट तो वो मतलब मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो पहला जीके टेस्ट और दूसरे नंबर पे आती है बुकलेट। जी। तो जैसा आपने बताया कि बुकलेट्स में से क्वेश्चन पूछते हैं, और फिर मतलब बुकलेट आपके अकॉर्डिंग थोड़ा डिटेल में अगर आप बता पाएँ कि कैसे ध्यान देना चाहिए सभी को बुकलेट पे, ताकि उन्हें हेल्प हो सिलेक्शन के टाइम। सर अब जैसे मैं मतलब एग्जांपल देती हूँ, जैसे बाकी तो नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन होती है वो तो आप भर दोगे, नेम वगैरह जो भी होता है। उसके बाद क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मुझे जो क्वेश्चन मतलब मोटा मोटा मुझे याद है, एक क्वेश्चन होता है कि 5 ऐसी चीजें बताओ जो जिनके बिना आप रह नहीं सकते। तो उसमें मैं कई मेरे साथ भी थे 2-3 लोग, तो वो भर रहे थे। तो कोई कुछ लिख रहा था, कोई जैसे लिख रहा था कि मैं अगर गेम ना खेलूं तो मैं नहीं रह सकता। तो काफी लेम लेम से आंसर देते कुछ थे वहां पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको इतना स्मार्ट होना पड़ेगा कि मैं एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ूं कि उसको पढ़ के उनको लगे कि नहीं यार इसमें कोई बात है, कि अगर इसने ये चीज लिखी है दैट मीन्स कि कुछ है। तो उन 5 चीजों का आंसर मतलब आप ऐसे दोगे
कि यार ये चीज, नॉर्मल चीजें तो पता ही है कि उसके बिना नहीं रह सकते, बट कुछ ऐसी चीजें लिखो। अब जैसे मैंने अपनी उन चीजों में लिखा था कि मेरे पास एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति, वो हमेशा मेरे साथ ही रहती है। तो मैंने मतलब ऐसी ऐसी चीजें लिखी थी कि ये गणेश जी के मेरे साथ इतने से आइडल है, मतलब वो मेरे सामने ना हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कहाँ हूँ, मतलब अधूरा सा लगता है। तो एक चीज मैंने वो लिखी थी, तो उनको वो बहुत स्ट्राइकिंग सी चीज लगी थी कि मतलब हमने पहली बार सुना कि गणेश जी के आइडल के बिना नहीं रह सकता। तो ऐसी यूनिक यूनिक चीजें लिखो। फिर एक क्वेश्चन था कि बचपन का कोई किस्सा सुनाओ जो बहुत फनी सा हो, मतलब आपकी एक हैप्पी मोमेंट हो। तो उसमें भी मैंने पूरी स्टोरी इलेबोरेट करी थी कि बचपन में ऐसे ऐसे, मतलब मैं एक बार वो जो भी स्टोरी थी, तो वो स्टोरी मैंने लिखी थी, तो वो पूरी उन्होंने मेरे से वहां पे पूरा सुना उन्होंने किस्सा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अच्छा, तो वहां से उन्होंने जज किया कि अच्छा बचपन से ही ऐसे जॉली नेचर के हो, तो आप ऐसे डांट खाते रहते हो। तो वो पूरा जैसे मेरा मम्मा के साथ बॉन्ड दिखाया था, तो वो पूरा मैंने बुकलेट में हर एक चीज मेंशन करी थी कि मम्मा के साथ ये है वैसा है। तो बुकलेट जब भी भरो उसको ऐसे भरो कि आप पूरी अपनी पर्सनैलिटी शो कर रहे हो कि आप हो क्या चीज, मतलब उनको देख के पता लग जाए कि बंदा क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा परिमा जी ने बताया कि बुकलेट का मेन रोल रहता है, उसमें कुछ ऐसे नहीं है कि आप जैसे परिमा जी ने बताया वो चीज़ कॉपी कर दो, वो इनके लाइफ से रिलेटेड है। हर एक की लाइफ अलग होती है, बस आपको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपनी लाइफ में झांकना है एक बारी, और वही चीज़ वहाँ पे अच्छे तरीके से लिख देनी है। यही सिलेक्शन का जो है मेन सिनेरियो रहता है, बस और कुछ नहीं खास। तो परिमा जी, आपने ये तो बता ही दिया कि आप 5-6 साल से ट्राई कर रहे थे केबीसी में जाने का। तो इस साल जब आपको एफएफएफ कॉल आया तो उस टाइम पे आपका रिएक्शन क्या था, वो जानना चाहेंगे हम। सर जब मुझे ऐसा कॉल आया तो पहले तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ। आधा एक घंटा को मुझे ये लगा कि नहीं यार प्रेमा, ऐसे कैसे हो सकता है, तुझे कॉल आ गया, पॉसिबल ही नहीं। उसका जब मुझे फाइनली यकीन हुआ कि नहीं यार प्रेमा, दिस इज हैपनिंग, सच में तुझे एफएफ कॉल आ चुकी है और अब जाना है। वो सारा जो वो 15 दिन तो एक तो आपको सेलिब्रिटी फील वो ऐसे देंगे कि आप ही हो बस उनके लिए जो हो। तो वो मतलब नेक्स्ट लेवल फीलिंग थी। ऊपर से मेरे घर वालों, पहले ना मेरे घर वालों को बिल्कुल भरोसा नहीं होता था, जैसे क्वेश्चन देने टीवी पे, वो कहते हैं कि तू, ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं, तुझे सीरियसली लगता है तू वहां जा सकती है, तो इन सब में टाइम मत वेस्ट किया कर, तू अपनी पढ़ाई पे फोकस हो जा। तो जब मुझे फाइनली एफएफ कॉल आया तो पहले तो मेरी मम्मा को भरोसा ना, मैं कह रही पागल, फ्रॉड होगा पक्का, तुझे कोई बेवकूफ बना रहा है। मैंने बोला मम्मी बेवकूफ तो तब होता है ना अगर पैसे पूसे मांगता कोई, ऐसा कुछ नहीं है। तो काफी टाइम लगा यकीन होने में कि नहीं, दिस इज हैपनिंग, एक्चुअली दिस इज हैपनिंग। फिर उसके बाद वो पूरी जर्नी, मतलब मुझे आज भी अभी भी ऐसा लगता है कि ये सपना तो नहीं था जो हो गया। फिर मैं देखती हूँ नहीं रिकॉर्डिंग है, फिर मैं देख लेती हूँ कि नहीं ये सच में हुआ है। तो वो फीलिंग जब होती है ना, वो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता कोई भी। एक सपना ऐसा लगता है कि जैसे वो सपना सच में पूरा हुआ हो। तो जैसा आपने बताया था कि मतलब आपने अभी आपसे पूछेंगे, लेकिन मुझे मैं अक्सर कहता हूँ कि केबीसी ना एक बिल्कुल जेन्युइन प्रोसेस है। तो केबीसी के प्रोसेस के बारे में एक बार आप बताना चाहेंगे कि वो बिल्कुल आपको कैसे लगता है कि जेन्युइन है, और कैसे कंटेस्टेंट को सिलेक्ट करते हैं, आई मीन जेन्युइननेस ऑफ केबीसी के बारे में अगर कुछ बोल पाए तो आप। सर केबीसी बहुत से लोगों को मैंने आज भी सुना है, मतलब मैं हॉट सीट पर बैठ के भी रही ना, तो भी मैं लोगों के से मुंह से काफी से सुनती हूँ कि नहीं ये स्क्रिप्टेड होता है। काफी जगह जैसे मुझे कॉलेज में बुलाया तो मेरी टीचर्स मुझसे पूछे पहले ना ये स्क्रिप्टेड होता है क्या। तो मैंने उन्हें एक चीज बोली, मैंने कहा अगर मैं आम आदमी वहां जाके हॉट सीट पर बैठ के आई हूँ तो ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। सबसे पहली बात तो जो कुछ भी वहां पे होता है वो बिल्कुल रॉ होता है। फास्टेस्ट फिंगर तक तो आपको सब कोई प्रोसेस पता होगा कि क्या होता है वहां पे। आगे भी ना जैसे हमें कई डाउट्स होते हैं कि यार इस कंटेस्टेंट को बुला लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। क्वेश्चन का जो सबसे पहले आंसर देगा वही हॉट सीट पे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। मैं खुद 4 बार वहां ऐसे बैठी हूँ कि कब मेरा आएगा आएगा। तो ये बिल्कुल रॉ प्रोसेस होता है। जो भी होता है कुछ भी नहीं सारा। लोग बोलते हैं कि ये स्क्रिप्टेड है, आपको इस मोमेंट पे कॉल आया, इस मोमेंट पे आपको बुलाया, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी वो जैसा भी प्रोसेस चलता है वो बिल्कुल रॉ होता है। वहां हमें कुछ नहीं पता होता कि नेक्स्ट मोमेंट पे क्या हो जाएगा। जैसे एफएफ है तो हमें नहीं पता कि यार इसका आ गया तो आगे क्या होगा, कुछ कुछ आइडिया नहीं होता इस चीज का। तो जब आप वहां जाओगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल रॉ प्रोसेस है ये। तो मतलब मैं ये एग्जांपल देती हूँ कि अगर मुझ जैसा आम बंदा जो लाइब्रेरी में सिर्फ पढ़ता है वो वहां जा सकता है, तो कोई भी जा सकता है फिर। जी, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि हमारे जैसे आम आदमी अगर वहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन प्रोसेस है, एक बार आप ट्राई कीजिए। डिले हो सकता है लेकिन जेन्युइनली आपके साथ भी हैपनिंग होगी, आप जाएंगे। डिले ज़रूर हो सकता है, ये बात नहीं है कि आज ही होगा, लेकिन ट्राई करते रहिए, डेफिनेटली आप भी सक्सीड होंगे सब। तो परिमा जी, आपने बताया वैसे तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, हम देख रहे हैं आप अभी भी रात को 10:30-11 बज रहे हैं आप लाइब्रेरी में बैठे हो।
तो वैसे अगर आप हमारे व्यूअर्स को गाइड करना चाहें, यूजली क्या होता है ना कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जॉब के साथ केबीसी में जाना चाहते हैं, या बहुत सी मतलब हमारी सिस्टर्स ऐसी हैं जो हाउस वाइफ्स हैं, टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन टाइम की कमी है। तो आपके अकॉर्डिंग उनको कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से तैयारी कैसे करनी चाहिए, और साथ ही साथ आपने कैसे तैयारी की थी उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़। सर पहले तो अगर मैं अपनी तैयारी की बात करूँ तो जैसे मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की ही तैयारी कर रही हूँ, तो मेरी कुछ ना कुछ साइड बाय चीजें कवर होती हैं। बट फिर भी मतलब मेरा साइंस बैकग्राउंड है तो मेरा साइंस ज्यादा होता है। तो जो अब आपको पता है जनरल क्वेश्चंस आते हैं, जीके कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो करंट अफेयर्स पे मेन फोकस होता है, क्योंकि मैंने इस बार पहले भी नोट किया था कि करंट अफेयर्स से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए तो सबसे बड़ी एक चीज है, या तो आप कोई ऐप इंस्टॉल कर लो न्यूज की, जिससे आप चलते चलते भी स्क्रॉल कर सकते हो। जैसे आप कुछ काम कर रहे हो बैठ के घर पे तो स्क्रॉल कर लिया, तो बेसिक बेसिक न्यूज तो मुझे वहीं से पता चल जाती थी कि हेडलाइंस मेन, और हेडलाइन से ही क्वेश्चन आता है मेन। जैसे मुझे आई क्रिकेट का क्वेश्चन आया था एक, एशियन कप से रिलेटेड, तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी न्यूज, मतलब जिसने न्यूज के हाइलाइट्स भी सुनोगे उसको ये क्वेश्चन आता होगा। तो एक तो करंट अफेयर्स इस तरह कर लो। और जैसे जो वर्किंग वाइफ्स हैं, जो आपने कहा कि हाउस वाइफ्स हैं, कई काम करते हैं उनको नहीं, तो जैसे बंदा जैसे रेस्ट कर रहा है, नॉर्मल फोन चलाता है, इंस्टा चलाता है, तो स्पॉटिफाई एक ऐप है, उसमें ना काफी सारे पॉडकास्ट आते हैं न्यूज के, जीएस के, काफी सारे पॉडकास्ट है। तो आप बैठ के सिर्फ उन्हें भी सुनोगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। और एक जो सबसे बड़ी गलती, जो मतलब गलती कह सकते हैं, मेरे को मैंने ये सोचा था कि मेरी पहले ऐसी मेंटालिटी थी कि जब कॉल आएगा तो 10 दिन पहले पढ़ लेंगे, हो जाएगा कुछ, अभी क्या है, इतनी क्या बड़ी बात होगी। बट जब मैं वहां पहुंची, तो जब मैंने और कंटेस्टेंट को देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मुझे डे वन से ही प्रिपेयर करना चाहिए था। अगर मैं डे वन से ही प्रिपेयर करती तो शायद वो क्वेश्चन जो मेरी वो गलत हो गया था इनमें, ऑडियंस में शायद मुझे वो क्वेश्चन आता हो, तो वो रिग्रेट मुझे आज भी रहता है कि काश मुझे पहले से पढ़ लेना चाहिए था। क्योंकि जब आपको कॉल आ जाती है ना एफएफ की, उसके बाद आपके पास हार्डली, मैं ये बोलूंगी, दिन का 1 घंटा भी नहीं मिलेगा आपको पढ़ने का, क्योंकि उस टाइम पे इतना प्रेशर, इतने बिजी होते हो आप नहीं पढ़ पाओगे। तो मतलब मेरी एक ये एडवाइस है कि आप, अगर आपने ऑडिशन दे दिया है, चाहे वो आपने मई में दिया, जून में दिया, या कभी भी दिया, तो आपको कॉल कभी भी आ सकता है, आप बस तैयारी करो। क्योंकि मुझे जब कॉल आया था 7 बजे थे शाम के, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मुझे कॉल आएगा। तो मतलब ये मेरी एक एडवाइस है कि आप पहले से ही बिल्कुल तैयारी रखो, और कॉल आएगा, मतलब थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, पर आएगा जरूर। इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे इन्होंने बताया कि आप ना एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन ना मैं देखता हूँ कि 80% लोग ऐसे हैं जो रील्स स्क्रॉल सभी करते हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो चाहे इंस्टा पे हो। रील्स स्क्रॉल करने की जगह ना आप जीके वाले चैनल फॉलो कर लीजिए। तो क्या होगा, जब ट्रेंड बन जाएगा तो आपको जीके वाले ही रील्स आएंगे, जिससे क्या होगा, आपका जो रील्स वाला है स्क्रॉल करने का वो तो चलता ही रहेगा, क्योंकि वो आदत तो आप छोड़ नहीं सकते, और साथ में आपकी जीके की तैयारी हो जाएगी। ये बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो आप ये ट्राई करके देखिए, जिससे आपकी तैयारी बढ़िया हो सकती है अच्छे फैक्ट्स के साथ। तो परिमा जी, एक आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, एक या दो सवाल पूछेंगे बस आखिरी, कि जब आप केबीसी हाँ में जी, हाँ गए जी। तो बच्चन साहब का ऑरा अक्सर मैं पूछता हूँ कंटेस्टेंट से, मैंने भी वहाँ पे महसूस किया है या देखा है कि वहाँ पे सेट का ऑरा और बच्चन साहब का मिलने का सफ़र जो आपका रहा वो कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा आप इलेबोरेटिव अगर बता पाए तो। सर पहली बात तो ये फीलिंग, मतलब आप मुझसे पूछ रहे हो ऐसे कि क्या था, कैसे एक्सपीरियंस था, वो मैं मतलब आज भी मेरे से कोई पूछता है तो मैं बोलती हूँ, मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती कि वो फीलिंग क्या होती है। मतलब जो फर्स्ट डे था, जब हम सेट के अंदर एंटर किए, जो आज तक हम टीवी में देखते थे, वो जब मैंने पहली बार लाइव अपनी आंखों से देखा, मुझे लगा कि ये क्या है। मतलब टीवी में तो कुछ नहीं लगता जब आप लाइव देखते हो उसको। फिर उसके बाद हम बैठे, सारा सेटिंग वगैरह हुआ, जो भी अरेंजमेंट हुआ, तो जैसे ही एबी सर अंदर एंटर हुए, तो वो मैं बिल्कुल ऐसे बैठी हूँ एफएफ पे, और वो ऐसे मेरे आगे खड़े हैं। तो मानोगे आप, पहला एफएफ राउंड तो मैंने ध्यान ही नहीं, मुझे क्वेश्चन का आंसर भी देना है, मैं सिर्फ पूरे उस एपिसोड में मैं सिर्फ एबी सर को देख रही थी कि ये रियल है, ये उठ रहे हैं, वो पानी पी रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता कि सच में ये रियल। मेरी मम्मा ऑडियंस में बैठे थे, वो कहते हैं, जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, कि मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है ये, कि हमने एबी सर को लाइव ऐसे सिर्फ देख लिया। हॉट सीट पे बैठना वो सब तो बात की बात है, पर ऐसे लाइव देखना ही बहुत बड़ी बात थी। फिर पूरा सेट देखना कि अच्छा ऐसे होता है ये, मतलब सारी चीजें, आधी चीजें तो टीवी में दिखती नहीं है, तो वो अलग ही चीजें होती हैं। मतलब वहां पे वो पूरा एंजॉय कराते हैं, ऐसा नहीं कि वहां पे सिर्फ गेम खेलने आया, गेम खेलो और जाओ निकलो, ऐसा नहीं होता।
पूरा प्रोसेस जितना भी वो एंजॉयमेंट कराते हैं। और अब हम टीवी में देखते हैं ना वापस आके वहां से, तो मम्मा बैठे होते हैं तो मम्मा बोलते हैं कि अरे ये तो ऐसा अपने घर जैसा लग रहा है, यहाँ से आते थे यहाँ से जाते थे। तो वो हमें तो बहुत अलग सी चीज लगती है अब तो काफी अच्छी फीलिंग होती है। बिल्कुल सही कहा। तो लास्ट आपसे परिमा जी कहेंगे कि आप अगर हमारे व्यूअर्स को या जो केबीसी में जाना चाहते हैं, जो इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं प्लीज़। सर मेरा सबसे पहला मैसेज तो उनको ये है कि पेशेंस रखो। मेरे को भी पहले ना बहुत वो होती थी जब मैं ऑडिशन देके आ गई थी कि यार को कॉल कब आएगा, रोज ऐसे फोन देखना। पर मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगी कि देने वाला सिर्फ भगवान है। जिस दिन आपको देना है ना भगवान ने, वो कोई आपकी किस्मत का आपसे कोई नहीं छीन सकता। मैंने अपने आप को भी इसी तरीके से समझाया था कि जिस दिन मुझे मिलना है मुझे मिलना है, कोई मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता। उस दिन मैं लास्ट एफएफ राउंड में, मतलब हमारा लास्ट डे था उस दिन, अगर हम हॉट सीट पे आते तो आते, नहीं तो फिर वो चांस गया था। तो उस दिन हम 6 कंटेस्टेंट बचे थे अभी, तो हम सारे ना आपस में, कोई स्ट्रेस था कोई परेशान था। तो मैंने उन्हें सबको एक ही चीज बोली, मैंने कहा जिसने वहां बैठना ना लिखा हो, अगर आपकी तकदीर में आप वहां बैठोगे, बस हौसला रखो और काम करते रहो। ये नहीं कि अब सब कुछ भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया कि वही कराएगा। अपनी मेहनत करोगे ना तो भगवान भी देखेगा कि नहीं यार ये मेहनत कर रहा है। तो एक है पेशेंस। जितनी पेशेंस आप रखोगे ना, रोज रोज एक ही सवाल पूछने से बेटर है मुझे कॉल कब आएगा, तुम्हें आ गया मुझे नहीं आया, उससे बेटर है कि आप पेशेंस रखो और पढ़ाई करो। जिस दिन कॉल आ गया फिर आप रिग्रेट करोगे कि मुझे कॉल लिया, मैं काश उस टाइम पढ़ लेता, ये सोचने से बचाए। तो यही मेरा एक मैसेज है कि बस पेशेंस रखो। ठीक है परिमा जी, तो यहीं आपसे थैंक यू कहेंगे कि आपने कीमती समय निकाला और इंटरव्यू दिया। और इसी के साथ हम आशा करते हैं कि थैंक आप यू। जो भी एम के लिए बढ़ रहे हैं आगे, वो आप एम अचीव करें। और थैंक यू हमें इंटरव्यू देने के लिए और कंटेस्टेंट्स को बताने के लिए आपकी जर्नी के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद परिमा जी, आपको थैंक इंटरव्यू यू। देने के लिए।